नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हमारी रिवीजन श्रृंखला में 5वां वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो टॉपिक, उसमें हम देखेंगे क्या मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग 2। उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, उसमें हमने देखा था मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न, और इसके भी पहले वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ टॉपिक को कवर किया था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, महामोक्ष परिषद में निम्नलिखित में किसकी पूजा की जाती थी। तो ये जो महामोक्ष परिषद है, ये हुआ किसके समय था, तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय ये महामोक्ष परिषद हुआ था। कहां हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था। ठीक है, और इसके जो सदस्य बने थे, सदस्य थे कौन इस महामोक्ष परिषद के, तो वेन सांग थे। ये आपको याद रखना है। और इस दौरान जो है शिव, बुद्ध, सूर्य सभी की पूजा हुई थी। ठीक, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं थी। बताना है कौन कौन सी घटनाएं थी। तो भू व्यवस्था के सामंतीकरण की प्रक्रिया, बिल्कुल ऐसा हुआ था। विदेशी व्यापार, हाँ था। मुद्रा व्यवस्था, बिल्कुल। कृषि का वाणिज्यकरण, तो कृषि का वाणिज्यकरण भी चालू हो गया था। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो सभी होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इवन आप पढ़े होंगे तो मौर्य काल में भी। ठीक, तो गुप्तोत्तर कालीन करों में सर्वाधिक कष्टप्रद कर कौन सा था। तो अगर हम बात करें भाग, तो भू राजस्व था। ऊपरी कर तो किसानों से लिया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं होते थे। हिरण्य जो कर होता था वो नगद, जब वसूल करने वाला कोई व्यक्ति आता था नगद में टैक्स को, उसको बोला जाता था। तो यहां पर जो विष्टि कर होता था वो बेगार कर था। बेगार कर मतलब आपसे काम करा लिया जाता था इस काल में, और उसके बदले राजा या उनके अधिकारियों के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का जो कर था वो बहुत ही कष्टदायक होता था। इनसे तरह तरह के काम कराए जाते थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुप्त काल में वैश्यों द्वारा कृषि कार्य क्यों स्वीकारा गया। अब सोचिएगा, वैश्य मतलब पूरा का पूरा व्यापार देखने वाले, और व्यापारियों को क्या करना पड़ा, व्यापारियों को करना पड़ा क्या, कृषि कार्य। ऐसा हुआ था क्योंकि गुप्त काल के पश्चात हुआ था क्या, हुणों का आक्रमण, या गुप्त काल के दौरान। और गुप्त काल के बाद तो हुणों का आक्रमण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग था विदेशी व्यापार वाला, वो क्या हो गया, कुछ समय के लिए प्रतिबाधित हो गया। और इस दौरान जितने भी इस क्षेत्र के या गुप्तोत्तर काल में जितने भी व्यापारी थे, वो क्या करने लगे, कृषि कार्य उनको करना पड़ा। तो यहां पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें गिरावट है, साथ ही सामाजिक स्थिति में भी। तो कहां, तो वैश्यों के। ठीक, तो क्यों स्वीकार किया, तो यहां पर आप देखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य के पतन के कारण। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन के कारण। जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो आप इसका उत्तर पहला ही लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मामल्य की उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया, मतलब किन मंदिरों का निर्माण कराया। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा है, मैंने काफी अच्छे से बताया है टॉपिक को। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसका उत्तर क्या लिया है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं पहला प्रश्न। तो आप अगर उत्तर देंगे तो पहले का आप क्या करिएगा, जो भी आपका आंसर है उसको आप टिक करिएगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है किससे, राजपूत वंश से। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मुझे लगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस समय। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित कथनों या ग्रंथों में से किसकी रचना अमोद वर्ष के द्वारा की गई है। तो अमोद वर्ष ने 2 ग्रंथों की रचना की है, एक है कवि राजमार्ग और दूसरा प्रश्नोत्तर मल्लिका। और उसमें से अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कवि राजमार्ग। अब कवि राजमार्ग की रचना जो है किस भाषा में की गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता होगा, दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। अब अमोद वर्ष का उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय, इसने किस जैनाचार्य को अपना गुरु माना है। तो आप कमेंट में उत्तर देकर बताइएगा इसके जैनाचार्य कौन हो सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अमोद वर्ष के दरबार में 3 विद्वान थे, जिनसेन थे, महावीराचार्य थे और शक्तायन थे। अब उनमें से बताना है कौन जैनाचार्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत पर महमूद का अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद का मतलब है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया भारत में।
और जो इनका अंतिम अभियान है वो 1027 में हुआ, और वो भी किसके विरुद्ध, तो जाटों के विरुद्ध। तो देखिएगा ये कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, 1027 जाटों के विरुद्ध, तो यही आपका क्या है, प्रश्न का सही उत्तर है। और आप मुझे ये बताइएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि किनके अनुसार इन्होंने भारत में 17 अभियान किया है। 17 अभियान किसने बताया कि इन्होंने 17 अभियान किया है, ठीक है, कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत से संबंधित, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभाग लिखे हुए हैं और उनसे संबंधित अधिकारी या कौन सा विभाग है ये बताना है। अब देखिए सबका सब तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन 2-4 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे देखिएगा दीवाने अर्ज, ठीक है, तो दीवाने अर्ज की अगर हम बात करें तो अर्ज जो होता था सैन्य विभाग, मतलब डी का 4 होना चाहिए, चौथे में चौथा आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, 1 ऑप्शन में नहीं आ रहा, मतलब ये तो गलत है। फिर अगर बात करें दीवाने मुक्त खराज, तो दीवाने मुक्त खराज होता था आपका क्या, राजस्व एवं लगान को करने वाला अधिकारी होता है, लगान वसूल करने वाला अधिकारी। अब देखते हैं क्या बी का 5 होना चाहिए, तो बी में 5 कहां दिख रहा है, बी में 5 2 जगह दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, मतलब ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखें रियालत है, इंशा है, तो इंशा की अगर मैं बात करूं तो ये होता था क्या, शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी। तो सी का 3 कहां पर दिख रहा है, इन दोनों में, तो ये दोनों जगह दिख रहा है। इसके बाद है रियालत, तो रियालत जो होता था ये विदेश विभाग को देखता था पूरा पूरा। तो देखना है ई का 2 कहां पर है, तो ई का 2 केवल कहां दिखाई दे रहा है आपको, सी में दिखाई दे रहा है। ई का 2 कहां पर दिखाई दे रहा है, केवल सी। अगर यही पता होता तो एक ही से आपका आंसर बन जाता, क्योंकि देखो ई में जो 5वें नंबर में 2 कहीं पर भी नहीं है, केवल यहीं पर है, इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाता। अगला प्रश्न भी विभागों से संबंधित है और किनके समकाल, मतलब किसके समय बना है ये लिखा हुआ है। दीवाने अर्ज की अगर बात करें तो बलबन के समय बना, दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत। मुक्त खराज की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बना। तो इन्हीं दोनों से देखते हैं कितने आंसर अपने सही होते हैं। तो ए का 2, तो ए में 2 कहां दिख रहा है आपको, केवल एक में, केवल एक में ही दिख रहा है, इसी से आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए 2 में 4 ठीक है, फिर उसके बाद 3 होना चाहिए, क्योंकि दीवाने कोही या अमीर कोही, ये कृषि विभाग है, इसकी जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिर दीवाने बंदागान वो फिरोज तुगलक ने की है, और दीवाने वकूफ जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की है। तो बाकी आप बना ही लेंगे आराम से। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है सल्तनत काल में इक्ता किसे कहा जाता था। तो इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी। इस दौरान जो होता था कि क्षेत्र विस्तार जब इल्तुतमिश ने किया तो उनको पड़ा सामंतों की आवश्यकता, तो सामंतों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, इक्ता प्रथा इन्वॉल्व किया। अब इस दौरान जो होता था एक क्षेत्र प्रोवाइड करा दिया जाता था अधिकारी को, उस क्षेत्र को कहा जाता था इक्ता, और उसके अधिकारी को इक्तेदार, और उस क्षेत्र से टैक्स लेने का अधिकार भी इक्तेदार का होता था, जिससे वो अपना पूरा वेतन निकालता था। अब वेतन के बाद जो भी खर्चा बच जाता था, मतलब जो भी उसके पास पैसा बच जाता था, तो कुछ पैसा वो कहां भेज जाता था, शाही खजाने में, जिसको ना फवाजिल कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, फवाजिल। तो देखिएगा इस प्रकार का कुछ आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं भू राजस्व वसूल करने वाले को, नहीं ऐसा तो नहीं है, उस निश्चित क्षेत्र को जहां राजस्व किसी अमीर अथवा राजकीय कर्मचारी को राज्य की सेना रखने के लिए दिया जाता था। तो बिल्कुल यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी से संबंधित यहां पर आपको इसका उत्तर मिल रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहत्सिब होता था लोक आचरण का अधिकारी, ठीक है, ये लोगों पर क्या देखता था, कौन शरीयत को फॉलो कर रहे हैं नहीं, उसके अनुरूप अपना व्यवहार रख रहा है कि नहीं, ये देखता था ये अधिकारी। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर आज के इसमें, ठीक है, फिर अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जी हाँ, जब आप मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आप जरूर पढ़ेंगे। अगला पॉइंट लिखा है क्या, रोजिंदार मुगल काल में प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे। ठीक, अब इसमें से आपको क्या करना है, ये दूसरा कथन हो गया। उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। अगर बात किया जाए पहला वाला तो सही है, लेकिन रोजिंदार नामक अधिकारी के बारे में मुगल काल के दौरान तो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर जो होगा केवल और केवल क्या होगा, एक होगा। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं क्या, विजयनगर राज्य, क्षेत्रीय राजवंश, भक्ति सूफी आंदोलन, ये आप हटा दीजिए, ये मेंस का टॉपिक है। मराठों का अभ्युदय, लेकिन मराठों का अभ्युदय हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत वाली श्रृंखला में, क्योंकि वहां 2 बार मराठा पढ़ना ही है।
ठीक है, एक शिवाजी का काल पढ़ेंगे और दूसरा पेशवा काल, तो दोनों प्रश्न और दोनों टॉपिक हम वहीं पर कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है क्या, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य में तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये कौन कौन से वंश स्थापित हुए, क्रम से, समय याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले क्रम से और संस्थापक का नाम याद रखिए। जैसे संगम, सालू, तुलु, अराविडु, ठीक। संस्थापक है हरिहर बुक्का, फिर नरसिंह सालू, फिर उसके बाद है वीर नरसिंह, और लास्ट में देखेंगे तुरुमल्ल। अब आगे बात करेंगे तो संगम वंश। संगम वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगम वंश में पहले जो शासक हैं उनका नाम क्या है, हरिहर, फिर बुक्का प्रथम, फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन और फिर विरूपाक्ष। तो देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम इन्होंने क्या किया था, अनिगोंडी को पहले चुनाव किया था राजधानी के लिए, फिर बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र है जिसका नाम है विजयनगर, तो एक जगह का चुनाव किया, राजधानी बनाया और उसका नाम रखा इन्होंने क्या, विजयनगर। और पूरा जो इस समय का प्रशासनिक केंद्र रहा विजयनगर ही रहा। इस कारण संपूर्ण समय को, काल को हम विजयनगर साम्राज्य के रूप में पढ़ते हैं। अब इन्हें दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास, इनका जो राज्य था दो समुद्रों तक विस्तारित था। फिर बुक्का प्रथम, तो बुक्का प्रथम ने दो काम किया, एक तो कृष्णा नदी को क्या किया, बहमनी और विजयनगर के मध्य क्या किया, सीमा रेखा बनाया, इस कारण इन्होंने उपाधि धारण की वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। फिर उसके बाद देखा जाए तो मदुरै पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इनके पास क्या आ गया, तीन समुद्र, तो इनको बोला गया क्या, तीन समुद्रों का अधिपति। उसके बाद अगर देखें हरिहर द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, इसको जरूर एक बार देखिएगा क्योंकि इनकी उपाधि बहुत सारी है, महाराजा धीराज, राज परमेश्वर, राजव्यास, राज वाल्मीकि भी इनको बोला गया है। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहमनी से संघर्ष कर गोवा और बेलगांव पर अधिकार किया था। फिर बात करें देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम का समय आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा देवराय प्रथम इनके समय आए थे निकोलो कॉन्टी, इटली से आए थे। इनके दरबार में थे एक तेलुगु विद्वान जिनका नाम था श्रीनाथ और जिनकी रचना थी क्या, हरविलास। और याद रखना है कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर, मतलब पहला बंदा आता है देवराय और वही क्या करता है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाएगा, फिर नहर का निर्माण कराएगा। अब बात करते हैं देवराय द्वितीय की। देवराय द्वितीय की काफी सारी उपाधियां, इमाड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजबेटकर, और इनके समय यात्री आते हैं कौन, अब्दुल रज्जाक। तो दो ही यात्री आए अभी तक, पहले आए कौन, निकोलो कॉन्टी, और दूसरे कौन आए, अब्दुल रज्जाक। फिर मल्लिकार्जुन, तो मल्लिकार्जुन के समय एक चीनी यात्री आएंगे जिनका नाम होगा महुयान, ठीक। अंतिम शासक इस वंश के होते हैं वो होते हैं विरूपाक्ष। इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, बस याद रखना है। अब देखिएगा तुलु वंश, मैंने यहां से क्या कर दिया है, सालू वंश को हटा दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिए क्या है, वीर नरसिंह संस्थापक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वंश के शासक है और पूरे विजयनगर के, वो है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का समय याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो समय है ना, उत्तर भारत में एक और शासक आएंगे इसके समकालीन, वो होंगे कौन, बाबर। और बाबर भी इनका उल्लेख करते हैं अपनी रचना बाबरनामा में, बताते हैं कि दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध शासक है और बहुत शक्तिशाली शासक है, और वो है कौन, कृष्णदेव राय। इनकी काफी सारी उपाधि थी, जैसे इनको बुलाया जाता था, ये एक ही उपाधि मान के चलिएगा ना, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज। इसके अलावा आपको याद रखना है यवन राज्य स्थापनाचार्य उपाधि, क्लास में पढ़ते हैं डिटेल में क्यों इन्होंने ऐसी उपाधि धारण की है, फिलहाल तो अभी ये याद रखिए कि इनकी दो उपाधि थी। इनके समय में कौन आते हैं, तो याद रखना है डुअर्ट बारबोसा और डोमिगो पायस, दोनों पुर्तगाल से थे। तो पहले बारबोसा ही आते हैं, फिर आते हैं पायस। कभी कभी सीक्वेंस पूछता है तो आप याद रखिएगा, पहले बी आया फिर पी आया, तो बारबोसा और पायस। इनकी कई सारी रचना है, अमुक्त मालदेव तेलुगु भाषा में, इसके अलावा संस्कृत भाषा में जम्बूवती कल्याणम और उषा परिणय, इनकी संस्कृत भाषा की रचना। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया, जैसे हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, फिर एक और मंदिर है जैसे कृष्ण स्वामी मंदिर, ये मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था। फिर उसके बाद इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। इन्हीं विद्वानों को क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन्हीं विद्वानों को बोला जाता था अष्ट दिग्गज। तो उनमें से दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो है अलसानी पेड्डन जिनको तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है, और दूसरे हैं तेनाली रामकृष्ण जिनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। तो यहां पर इनकी भी रचना देखिएगा, मनुचरित। मनुचरित में आपको क्या दिखेगा, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलेगी, विजयनगर काल की सामाजिक स्थिति की आपको क्या मिलेगी, जानकारी। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा सही है। आप स्पीड को क्या करिएगा, डबल कर दीजिएगा यूट्यूब में, और पूरा का पूरा एक बार में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिएगा सदाशिव राय। सदाशिव राय के समय इनके दो सेनापति हैं। सदाशिव राय के समय मुख्य जो सेनापति होते हैं वो होते हैं राम राय, बाकी ये सेकेंडरी होते हैं।
अब राम राय के कारण क्या होता है, राम राय ने एक समय पर अहमदनगर अभियान किया और अहमदनगर अभियान करने के दौरान क्या हुआ था, इनसे इस्लाम का अपमान हो गया था। घटनाओं के दौरान जो है जब इन्होंने आग लगाई थी तो मस्जिद और कुछ कुरानें जल गई थी, जिससे क्या हो जाता है, ये जितने भी दक्कन के सल्तनत थी बहमनी नगर में, एक बहमनी साम्राज्य में, वो सबके सब संगठित हो जाती हैं केवल बरार को छोड़कर। याद रखना, केवल बरार को छोड़कर बाकी जितने भी 4 जो प्रांत होते हैं बहमनी साम्राज्य में, जैसे बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, तो ये सब के सब क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे कहां पर, विजयनगर पर। समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1665। और यहां पर तालीकोटा का युद्ध, ये इसे बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या वानहट्टी का युद्ध, वानहट्टी का युद्ध, इसमें बहमनी साम्राज्य जीत जाता है, हार कौन जाते हैं, विजयनगर। अंत में जो सदाशिव है और तिरुमल भागकर कहां चले जाते हैं, पेनुकोंडा चले जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक, और इनकी मृत्यु के बाद ही, मतलब सदाशिव के बाद मृत्यु के बाद ही तिरुमल क्या करेंगे, अराविड वंश की बाद में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो आपके काम का केवल इतना है कि जो राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ, कब हुआ, किनके मध्य हुआ, और इस विजय अभियान में बहमनी की ओर कौन शामिल नहीं होता, तो बरार शामिल नहीं होता। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब अगर देखें तो न्यायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने एकता प्रणाली अभी पढ़ी थी, सेम टू सेम विजयनगर में क्या चलता था, न्यायंकर व्यवस्था होती थी। तो यहाँ भी ये भू सामंत होते थे जिनको सैन्य और असैन्य दोनों अधिकार होते थे। इनको भी इनके कार्य के बदले क्या मिलता था, एक भूमि मिलती थी जहां से ये राजस्व वसूल कर अपना वेतन प्राप्त करते थे। और इन भूमि को बोला जाता था अमरम, और जो अमरम जिस अधिकारी को मिलता था वो कहलाते थे अमर नायक। वही आयंगर व्यवस्था जो थी वो ग्राम प्रशासन के लिए थी, और यहाँ पर 12 व्यक्तियों को चुना जाता था। ठीक है, तो 12 व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहा जाता था, आयंगर कहा जाता था। तो इतना बस याद है, 12 व्यक्ति याद रखना है, और ये एकता प्रथा जैसे ही भूसामंती व्यवस्था रहेगी। अगला देखिएगा, अगर आर्थिक स्थिति देखें तो यहां पर आपको याद रखना है, जो राजस्व विभाग होता था वो अष्टबने कहलाता था, भूमि कर शिष्ट कहलाता था, टैक्स का जो मात्रा होता था वो 1/6 से लेकर 1/3, या तो उसको परसेंट में बोलना है तो 16 से लगभग 32% तक होता था। यहां पर सिक्के चलते थे सोने के, कौन सा, वराह, प्रताप, फणम। ये वराह सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलित था, इसको ना पैगोडा भी कहा जाता था, पैगोडा या हुण दोनों नाम से इसको जाना जाता था। सबसे ज्यादा फेमस सिक्का हुआ करता था विजयनगर काल में। तो प्रताप और फणम, और चांदी का जो सिक्का होता था वो क्या कहलाता था, तार। तो विजयनगर में सिक्कों में क्या कराया था, हनुमान गरुड़ की आकृति भी बनाई थी। इवन तुलु वंश के शासक जो रहेंगे वो बैल, गरुड़, शिव, पार्वती, कृष्ण आदि की आकृति भी बनवाते हैं। तो आपका जो है इंपॉर्टेंट यहीं तक याद रखेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो आपको याद रखना है, विदेशी यात्री जो विजयनगर आते हैं इनको क्रम से मैंने यहां पर लिख दिया है, इतना तो याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी सेवल ने, विजयनगर अ फॉरगटन एम्पायर। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये प्रत्यक्षदर्शी से, सेवल जो थे वो युद्ध के क्या थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। और ये लगभग आएंगे 2 साल बाद, जब विजयनगर का क्या हो चुका होगा, पतन होगा। तो विजयनगर के पतन की जानकारी, और कभी कभी आपसे ये पूछता है कि विजयनगर के जो अवशेष हैं, अवशेष वो वर्तमान में कहाँ हैं। तो विजयनगर के जो अवशेष हैं आपको हम्पी में मिलते हैं, जिसे भारत सरकार ने नवीन नोटों की श्रृंखला में 50 रुपए में स्थान दिया है, 50 के नोट में स्थान दिया है। और दूसरा चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो था विजयनगर में, अगर कला के क्षेत्र में देखा जाए, संस्कृति में, तो यहाँ पर होता था एक लिपाक्षी शैली। लिपाक्षी में याद रखना है ये स्वतंत्र चित्रकला थी जो विजयनगर में प्रचलित थी। ठीक, और यक्षणी शैली होती थी, यक्षणी, जिससे क्या बनता है आज, यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक में आज भी चलता है यक्षगान। ठीक है, तो यक्षणी वो नृत्य और संगीत का मिश्रित शैली होता था। आज इसी पर आधारित क्या होता है, नृत्य शैली है, कहां, कर्नाटक में। अब बात करते हैं यहां से पूछे गए प्रश्नों की। तो सीजीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया, लेकिन ये प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यहां पर पूछा गया है जो श्रीनाथ है वो किनके दरबार में थे, और श्रीनाथ जो है यहां भी है और यहां भी है, दोनों के दरबार में है। तो आंसर लिया गया था पहले प्रथम, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है,
तो आ चुका है। इसका मेरे बताने का बस यही उद्देश्य है कि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। फिर उसके बाद है कृष्ण विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो अभी आपने देखा तुलु वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुलु वंश से। तो आपको इसमें एक तो ये लिस्ट याद कर लेना है, इनका क्रम निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, महुयान, डुअर्ट बारबोसा, डोमिगो पायस, नूनिज, सेवेल, फिर सीजर, फेडरिक, ये नाम आपको याद रखना है किनके समय है वो भी। अब बात करते हैं क्या जो बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, हसन गंगू। इनकी उपाधि थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक, इनकी राजधानी थी गुलबर्गा, ये भी पूछा जा चुका है, गुलबर्गा। ठीक, कर्नाटक में आपको मिलेगा ये। और इसकी 4 राजधानियां थी, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीजापुर, बीदर। ठीक, तो यहां पर आपको देखना है इनकी 4 प्रांत थे। तो जब स्थापना हुई थी तो हसन गंगू ने इसकी कितने प्रांत बनाए थे, ये भी आप याद रखेगा, 4 प्रांत। अब इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम में आप अच्छे से देखिएगा कौन से साम्राज्य की स्थापना कब हो रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर यहां से जब प्रश्न पूछे जाते हैं राजधानी को याद मत करिएगा, आप याद करिएगा किस राज्य की स्थापना किस शासक ने की है और किस राज्य की स्थापना में कौन से वंश शामिल है। ठीक, बस ये सीक्वेंस बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। एक तो ये याद रखिए सीक्वेंस है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और यहाँ पर संस्थापक कौन कौन है, तो फतेहुल्लाह खां, आदिल शाह, बीजापुर में आदिल शाह, अहमदनगर में अहमद शाह, फिर गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह और बीदर में आमिर अली बारिद। फिर उसके बाद देखिएगा संस्थापक मतलब कौन से वंश की स्थापना होती है, तो बरार में इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, देखो आदिल शाह से आदिल शाह जुड़ गया। फिर अहमदनगर में निजाम शाही वंश, कुली कुतुब शाह मतलब गोलकुंडा में क्या होगा, कुली कुतुब शाह से जोड़कर पढ़िएगा कुतुब शाही वंश। और बीदर में आमिर अली बारिद क्या करेंगे, बरीद शाही वंश की स्थापना करेंगे। तो काफी आसान है इसको याद करना, 1-2 से आप मैच कर सकते हैं, इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक, और दूसरे एग्जाम में पूछा गया लेकिन मैंने वो प्रश्नों को यहाँ पर संकलित नहीं किया है। ठीक, अब है कुछ जो स्वतंत्र राज्य और स्थापित हुए थे वो, तो आप केवल यही याद रखिएगा कौन सा, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जौनपुर। जौनपुर की जो स्थापना है वो किसने की है, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जुना खां जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाता है बाद में स्वतंत्र, तो इसके स्वतंत्र शासक कौन होते हैं, मलिक सरवर। कौन से राजवंश की स्थापना करते हैं, शर्की राजवंश। ठीक, और ये जो जगह था बहुत ज्यादा फेमस था और इसकी तुलना ना ईरान के सिराज शहर से की जाती है, इस कारण इसको भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी बोला जाता है। इस दौरान जो है यहाँ के शासकों ने अटाला मस्जिद जौनपुर में, मतलब ये जौनपुर में ही है, ध्यान रखना, ये दोनों सब जो भी पढ़ेंगे यहाँ जौनपुर में ही पढ़ेंगे। और झंझारी मस्जिद, तो ये दोनों के दोनों कहां पर है, जौनपुर में है। बनवाया किसने, इब्राहिम शाह ने। फिर लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह, वो इसी कुल से संबंधित है। साथ ही जामा मस्जिद, अब जामा मस्जिद जो है बहुत जगह है, ठीक है, दिल्ली में है, आगरा में है, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आप फतेहपुर सीकरी में है और इसके अलावा जौनपुर में भी है। ठीक, फिर बंगाल के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं, फखरुद्दीन मुबारक शाह, और इनके जो उत्तराधिकारी होंगे गयासुद्दीन आजम शाह। यहाँ पर क्या करते हैं, अदीना। तो इंपॉर्टेंट जो है वो है कौन सा, अटाला मस्जिद, अटाला तो कहाँ, जौनपुर में, और अदीना मस्जिद कहाँ, बंगाल में, बंगाल के भी पंडुआ नामक क्षेत्र में होता है। फिर गुजरात में कौन होंगे, तो जफर खां। ठीक, उपाधि होती है इनकी क्या, मुजफ्फर शाह, तो जफर खां ही याद रखना है आपको। और इनके समय जो शासक आते हैं वो कौन होते हैं, अहमद शाह। अहमद शाह वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने अहमदाबाद नगर की स्थापना किया और अहमदाबाद में क्या किया, जामा मस्जिद। महमूद बेगड़ा, इनका भी नाम सुनते हैं, इन्होंने मुस्तफाबाद नगर का निर्माण किया था और मुसलमानों मतलब गुजरात में पहली बार क्या करते हैं, हिंदुओं से जजिया लेते हैं। ठीक, मालवा में दिलावर खां गौरी, इनके समय अलप खां है जिनकी उपाधि होती थी हुसैन शाह, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर का निर्माण कराया। कश्मीर में शाह मीर शमशुद्दीन, इसी वंश में संबंधित कौन रहेंगे आपके, जैनुल आबिदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत बस इंपॉर्टेंट है, एक नजर बस देखिएगा, संस्थापक देखिए, अदीना मस्जिद, अटाला मस्जिद, एटलीस्ट इतना आप देखिएगा। अटाला जो है वो कहां पर है, जौनपुर में है, और अदीना जो है कहां पर है, वो बंगाल में है। अब आगे देखिएगा कौन सा प्रश्न यहां से पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पटवारी 2016 में पूछा गया था, तो अभी आपने देखा कौन सा, शर्की राजवंश। ठीक है, किसने किया था, तो मलिक सरवर ने किया था। यहाँ पर देखो नाम लिखा हुआ है, मलिक सरवर ने शर्की राजवंश की स्थापना की थी।
आगे बढ़ते हैं और इस समय देखते हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन में आप केवल इतना ही करिएगा कि अध्यक्ष कौन कौन से स्थापना हुई थी वो देखिएगा। चिश्ती तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर उसके बाद सुहरावर्दी शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, और भारत में अगर फेमस किया था तो किन्होंने, बहाउद्दीन जकारिया ने। फिरदौसी जो है शेख बदरुद्दीन है, कादरी अब्दुल कादिर जिलानी, और साथ में और कौन है, सैयद मोहम्मद गिलानी। इसी से संबंधित कौन है, तो मियां मीर या मीर मोहम्मद, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी है। स्वर्ण मंदिर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे उदारवादी था, सबसे उदारवादी। आप नाम सुने होंगे दारा शिकोह और जहां आरा, शाहजहां के पुत्र और पुत्री, ये इसी संप्रदाय से या सिलसिले से संबंधित थे। इसके अलावा आपको याद रखना है सुहरावर्दी में सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, इसका नाम याद रखिएगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, यहां पर केवल संस्थापक याद करिए। सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला सत्तार, ठीक है। इसमें आएंगे मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस ग्वालियर से हैं, और मोहम्मद गौस के ही शिष्य कौन होते हैं, तानसेन, और तानसेन इन्हीं के सानिध्य में रहकर गायक बनते हैं और ध्रुपद गायन शैली का क्या करते हैं, विकास करते हैं। सबसे जो कट्टरवादी सिलसिला था वो था नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा वाकी बिल्लाह के द्वारा चालू किया गया था। इसमें एक संत आते हैं जिनका नाम होता है शेख नरुद्दीन। नरुद्दीन ने कश्मीर में क्या किया था, ऋषि आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा नौ सूफीवाद सिलसिला है जिसमें बुल्ले शाह रहेंगे, कलंदरी सिलसिला है जिसमें नजमुद्दीन कलंदर रहेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन करने में काफी आसानी होगी और काफी सारा आप क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, चिश्ती संप्रदाय को एक बार पढ़ना है तो चिश्ती संप्रदाय में देखिएगा, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट कर दिया है, इसको आप याद रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे शिष्य हमीमुद्दीन नागौरी, जिनके नाम से नागौर शहर की स्थापना हुई है, और इनके नाम से क्या बना है, कुतुब मीनार, ठीक, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इनके शिष्य होते हैं बाबा फरीद, जिनको बुलाया जाता है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। इनके शिष्य होते हैं निजामुद्दीन औलिया। अब इनके तो बहुत सारे शिष्य, जैसे एक नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, एक शिष्य सिराजुद्दीन उस्मानी, एक शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब, फिर एक शिष्य कौन होंगे, आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो ने इस समय क्या किया था, कव्वाली गायन शुरू किया था, सितार का आविष्कार किया था, मतलब गायक थे, सितार वादक थे, तबला इन्होंने बनवाया था, ठीक है। साथ ही ये लेखक भी थे, बहुत सारी इनकी रचना भी है, ठीक। फिर इसके बाद शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दक्षिण भारत जाने वाले हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो रहेंगे ये उत्तराधिकारी रहते हैं किसके, निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला था, दिल्ली अभी दूर है, ये वही वाले हैं, ठीक। इनके शिष्य होते हैं कौन, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसू दराज, ये भी कहा जाते हैं दक्षिण भारत, गुलबर्गा, अभी आपने पढ़ा था ना, हसन गंगू, ठीक। तो ये जाते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत जाने वाले दो हैं, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और फिर है सैयद मोहम्मद गैसू दराज। और इसमें अंतिम में कौन है आपके, शेख सलीम चिश्ती, ये समकालीन रहते हैं किसके, अकबर के। तो जितना मैंने 2 पेज में बताया है आपको, इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक तो ये पेज है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और ये पेज है, ठीक। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है किसको, सूफी आंदोलन को। और देखिएगा इससे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार को प्रादुर्भाव किया है। तो सबसे फेमस जो नाम होता है वही आपका आंसर होगा, कौन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिएगा आपको पढ़ना क्या है, भारत में भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के एकदम सरलता से समझते हुए जाते हैं कि भक्ति आंदोलन की 2 धारा हैं भारत में, एक हो सगुण जो मूर्ति पूजा और बाकी सबको स्वीकार करते हैं, और दूसरा भाग है निर्गुण, जहां पर 2 शाखा स्थापित हो सकती है, एक को ज्ञान बोला जाता है और दूसरे को क्या बोला जाता है, प्रेम मार्गी, ठीक है, निर्गुण धारा में। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको पढ़ लेना है, ठीक। तो प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जैसी है, और मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये कहां से है, तो जौनपुर से है। कहां से है, जौनपुर से, वहां पर बताना था, मैं भूल गया था, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने ही रचना की है पद्मावत की, इनकी बहुत सारी है, मसला नामा भी है, कहर नामा भी है, आखिरी कलाम भी है, काफी सारी रचना है, तो ध्यान देना यहाँ पर। शेख कुतुबन की है मृगावती, मंझन की है मधुमालती, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन या चंदावत, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास में मिस हो गया हो तो इसको अभी से लिख लेना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, ठीक,
कि कौन सा दार्शनिक मत था, दार्शनिक मत कौन सा था, किनका था। ठीक, ये पेज आपका काम का और ये सीक्वेंस में लिखा हुआ याद रखेगा, ये पूरा क्या है सीक्वेंस में है। ठीक, तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है समय के साथ। तो कई बार आपको सीक्वेंस में पूछा जाता है, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, माधवाचार्य जी, ठीक है, माधवाचार्य जी, फिर उसके बाद कबीरदास जी, नानक जी। तो कबीरदास को तो यहां से छोड़ दीजिएगा, कबीरदास जी, नानक दास जी, इनको छोड़ देना आप, इनको छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा शंकराचार्य जी का क्या है, अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य जी का क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद। जब हम आगे दर्शन वाली क्लास में पढ़ेंगे तो मैं इनका पूरा मीनिंग बता दूंगा आपको कि क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन किस वाद में क्या होता है। हालांकि मेरा पुराना वीडियो भी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर जो बना था उसमें पूरा डिटेल में बताया हूं मैंने। ठीक, तो यहां पर देखिएगा इनके संप्रदाय भी आपको देखने हैं, स्मृति संप्रदाय, श्री रामानुजा संप्रदाय ऐसा पढ़िए, सनक संप्रदाय, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का क्या है, रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का क्या है, रुद्र संप्रदाय। ठीक, कबीरदास जी का जो है विशुद्ध द्वैतवाद। ठीक, और यहां पर क्या है, शुद्ध द्वैताद्वैतवाद। तो एटलीस्ट ये है, आप ये याद रखेगा, यहां पर शुद्ध द्वैतवाद है। ठीक, शुद्ध द्वैतवाद। तो यहां पर इतना आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न है ना इतने में से ही बन जाता है, इतने में से ही बन जाता है। ठीक, आगे देखिएगा और है चैतन्य महाप्रभु का क्या है, गौड़ीय संप्रदाय, अचित्य भेदा भेदवाद भी इनका है। फिर संप्रदाय में देखते हैं दादू दयाल का दादूपंथी या निफक बोलते हैं। फिर उसके बाद है बारकरी संप्रदाय, हरिहित हित हरिवंश का क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। भास्कराचार्य जी का भेदा भेदवाद है, श्रीकंठ का शैव विशिष्टवाद है। फिर श्रीपति का क्या है आपका, वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद और विभाग का। ठीक है, विज्ञान भिक्षु का क्या है, विभाग अविभाग द्वैतवाद। तो अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर के जितने भी है उनको एक रीड तो आपको करना ही है। इससे देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो यहां पर से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। थोड़ा सा ट्रिक बनाइए, ट्रिक मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आप अपना ट्रिक बताइए जो आपको लंबे समय तक याद रहे। आगे देखते हैं, तो एक चीज आपको याद रखना है, यह है श्री रामानुजाचार्य जी का स्टैचू जो हैदराबाद में स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2022 को नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक, हैदराबाद में 216 फीट इनका कुल हाइट है। अगर केवल स्टैचू को बोला जाए तो 108 फीट है। ठीक है, कुल देखा जाए तो कितना, 216 है। तो इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है आपको पूछा जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब अब आपको क्या देखना है कि रामानुजाचार्य जी से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाल ही में डेवलपमेंट हुआ है, तो रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय और यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद, आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं कि प्रश्न यहां से कैसे पूछे गए हैं। प्रश्न पूछे गए, देखिएगा किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो भाई शंकराचार्य जी ने किया। किसने किया, शंकराचार्य जी ने किया है। फिर उसके बाद बात करें दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट, अभी देखो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, संत के संस्थापक हैं, तो अभी आपने देखा रामानुजाचार्य जी हैं, विशिष्ट है। फिर उसके बाद देखिएगा, सुमेलित कीजिए दक्षिण भारत के भक्ति संत और उनका दर्शन। तो देखो वल्लभाचार्य जी का तो आप याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से हैं तो शुद्ध हैं। तो आपका डी का 1, तो डी में 1 कहां दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, हो गया खत्म। बाकी आप बना लेंगे, रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट है, माधवाचार्य जी का है द्वैतवाद और निम्बकाचार्य जी का क्या है, द्वैताद्वैतवाद। इतने में से क्वेश्चन। फिर देखिएगा, और पूछा भी कहां गया है, जनसंपर्क वाले परीक्षा में इसको पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है। अब यहां पर देखते हैं रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैतवाद। तो देखो ए में 2 कहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहां मिस हो गया है, तो ए में 2, पहले में 2 एक ही जगह लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही जगह लिखा हुआ है, तो यहां से ये बन जाएगा आपका, समझ में आया। ठीक, बाकी आप बना लेंगे, वल्लभाचार्य जी का क्या होगा, शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य जी का हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य जी का हो जाएगा द्वैतवाद। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से बना लेते हैं। अगला देखिएगा, इसी टॉपिक से संबंधित है, मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो आप ध्यान दो, आपने पढ़ा है कुतुबन। ठीक, देख लो एक बार, आपने नाम पढ़ा है, यहां देखिएगा मृगावती शेख कुतुबन।
ठीक, तो एटलीस्ट ये है कि इतना तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो मृगावती तो शेख कुतुबन है। फिर निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन निर्गुण पंथ का उपासक नहीं है? निर्गुण पंथ, ठीक, तो आप जानते हैं नानक जी निर्गुण पंथ से हैं, कबीरदास जी हैं, लेकिन सूरदास जी तो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। फिर पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य जी ने किया है। संयुक्त भर्ती में पूछा गया है, तो ऐसा भी एक आध प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है किन्हें? सूरदास जी को, क्योंकि इनके ही जो पुत्र थे विट्ठल जी, उनके शिष्य हुआ करते थे कौन? सूरदास जी। ठीक है, उन्होंने अष्टछाप का निर्माण किया था विट्ठल जी ने, और उन्हीं अष्टछाप में से एक थे कौन? आपके सूरदास। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। मध्यकालीन भारत में कुतुबन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचयिता की थी? अब देखो यही प्रश्न आपको घुमाकर दूसरे शब्दों में पूछा गया है। ठीक है, तो 17 में और यहाँ 16 में, तो कुतुबन ने किसकी रचना की थी? मृगावती की रचना की थी। हो गया आपका यहां से काम खत्म। अगला देखिएगा, अगला हमको पढ़ना है मराठों का अभ्युदय। तो मराठों का अभ्युदय जो टॉपिक है, मैं आधुनिक भारत वाले श्रृंखला में आपको कराऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत वाले श्रृंखला में आपको फिर से मराठा पढ़ाना पड़ता, तो मैं वहीं पर आपको बता दूंगा, क्योंकि मराठा में आपको एक तो छत्रपति वाला भी देखना है, छत्रपति श्रृंखला पूरा देखना है, और दूसरा देखना है पेशवा। क्या देखना है? पेशवा श्रृंखला। तो यहाँ पर शिवाजी और शिवाजी से संबंधित जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनके बारे में डील करेंगे। और फिर यहाँ पर जो प्रमुख पेशवा हैं, प्रमुख पेशवा, तो थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी देंगे। और यहाँ पर जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। तो मैं इस टॉपिक को आधुनिक भारत की श्रृंखला में ही पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक को हम कहां पर पढ़ाएंगे? आधुनिक भारत के श्रृंखला में पढ़ाएंगे। उस श्रृंखला में जो अगला ही वीडियो होगा हमारा, उस वीडियो में काफी सारे और भी तत्वों को आपको पढ़ना होगा। तो देखिएगा अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? यूरोपीय आगमन। तो केवल यूरोपीय आगमन पढ़ना है, आप ये छोड़ देंगे, ये मेंस का टॉपिक है, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण, ये छोड़ देना आप। इनका विस्तार, युद्ध और कूटनीति, तो यहाँ पर देखिएगा बंगाल आपको पढ़ना है, पलासी कब हुआ, बक्सर कब हुआ, कौन सी संधि हुई, कैसे हुआ, ये पूरा देखेंगे। मैसूर देखेंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, 4 युद्ध। मराठा में आपको पूरा देखना है, तो यहीं पर मैं बोल रहा था, यहीं पर मैं आपको बता दूंगा क्या? शिवाजी। और फिर दूसरे सेक्शन में क्या बताऊंगा आपको? पेशवा काल पूरा बताऊंगा। फिर सिंध पर आक्रमण कब हुआ है, पंजाब पर कौन कौन सा युद्ध हुआ है, ये आपको बताऊंगा। नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान, केवल डेट याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो मध्य भारत का पहला वीडियो भी हमारा हो चुका है, 1 तारीख को आ चुका है, उसको एक बार जाकर देखिएगा, आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। और 3 तारीख, आज जो 3 तारीख है, आज आपको दूसरा वीडियो मिल रहा है मध्यकाल का। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी आज हमने पढ़ा है, इससे संबंधित आपको जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं, और जो मैंने कहा आपसे अभी कि शिवाजी वाला या मराठा जो है जो टॉपिक, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, क्योंकि अगले वीडियो में हमको पेशवा काल पढ़ना ही है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, जिससे आपकी जो इतिहास की तैयारी है बहुत अच्छे से बढ़ती रहे, और जो आप अच्छे से अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।